नमस्कार दोस्तों। यह है सूजस है, ठीक है ना, सूजस है। और मार्च अप्रैल मई जून बाड़ी है संयुक्त रूप से। अब इसमें अपन वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात। प्रदेश में जल क्रांति का सूत्रपात। अब इससे अपन को हेडिंग तो ये है, लेकिन इससे अपन को जो भी योजना है ना उनका सबका पता चलेगा। जैसे कि बताइए पीकेसी क्या है, ठीक है, एनआरसीपी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, देवास योजना कहाँ है, कहाँ स्थित है, इसमें क्या किया जाएगा, या फिर देवास से संबंधित में कौन से कथन सत्य है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का करीब 61% मरुस्थल है, जबकि प्रदेश में उपलब्ध सतही जल देश में उपलब्ध कुल सतही जल का मात्र 1.16% है। ये पहले भी आ चुका है। यहाँ सतही जल स्रोतों की कमी, वर्षा की मात्रा एवं निरंतरता में कमी और अत्यधिक भूजल दोहन से स्थिति चिंताजनक बनी रहती है। इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिनाइयों को बाद में प्रदेश के हर व्यक्ति को पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार जल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश में गांवों और शहरों को जल उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को वर्तमान और भविष्य के लिए शुद्ध पेयजल एवं किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में नई जल क्रांति का सूत्रपात किया है। नई जल क्रांति का इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। श्री शर्मा की इच्छा शक्ति व प्रयासों से आगे बढ़ी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी, ठीक है ना, पीकेसी ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जगह अब 21 जिले लाभान्वित होंगे। ये पढ़ चुके हैं, पहले भी आ चुका है, है ना। उधर मेवाड़ अंचल में उदयपुर की जीवन रेखा बनकर उभरी। देवास रेखा कहाँ है? उदयपुर। जीवन रेखा बनकर उभरी देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात प्रदेश को मिली। तृतीय और चतुर्थ, जिससे जिले की झीलें वर्ष पर्यंत जल से लबालब रहेगी। इसी तरह 3 दशकों से अटके यमुना जल समझौते से शेखावाटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीमका थाना जिले को यमुना का पानी मुहैया कराने जैसे सपनों को साकार करने के लिए संबंधित राज्यों से समझौता किया गया। अब ये बताइए, यमुना जल जो समझौता है वह किन जलों को पानी मिलेगा? यानी यमुना जल समझौता का जब सीकर है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। और अब ये ईआरसी की जगह ये पीकेसी कर दी गई है। 13 की जगह 21। पार्वती काली सिंध चंबल। और देवास परियोजना कहाँ है? उदयपुर में। मेवाड़ अंचल में उदयपुर की जीवन रेखा देवास। तृतीय व चतुर्थ चरण की सौगात प्रदेश को मिली। आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, गांव गांव को जल क्रांति की इस मुहिम से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की है। 2.0 की। इसके तहत प्रदेश में 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में टाँके नाड़ी जैसे 5 लाख वाटर हार्वेस्टर स्ट्रक्चर का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया जाएगा 4 वर्षों में, ठीक है। इससे प्रदेश के भूजल स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री के ये प्रयास और राजस्थान में जल क्षेत्र में हाथ में ली गई परियोजनाएं प्रदेश को नई जल क्रांति और जल उपलब्धता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। ये कौन सी परियोजना है भाई?
गजब सिस्टम है यार, बहुत बड़ा है, हल्के में मत लेना ये परियोजना कौन सी है, लिख नहीं रखा है यार इसमें। ये देवास परियोजना तो नहीं है, लिख नहीं रखा है इसमें ना। अब ये क्या आ रहा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुभारंभ प्रथम चरण, जिला उदयपुर, जिला उदयपुर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुभारंभ प्रथम चरण, जिला उदयपुर, उदयपुर में है ये उदयपुर में है। देवास परियोजना तो नहीं है ये। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चल लेते हैं। जल सहेजने की रीति अब प्रदेश की नीति, जल सहेजने की रीति अब प्रदेश की नीति। 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि व्यय कर 20,000 गाँवों में बनेंगे 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ग्रामवासियों से रात्रि चौपालों में होगी समूह चर्चा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। GIS एवं रिमोट सेंसिंग तकनीकों का होगा उपयोग। देखते हैं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति वर्षा के जल की एक एक बूंद को अमृत के समान सहेजने की सीख देती है। बारिश के समय जब तालाब, कुएं, बावड़े पानी से लबालब हो जाते हैं, तब वहाँ के निवासियों से देवतुल्य समझ विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राज्य सरकार ने भी इसी रीति को अपनी नीति में शामिल कर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत कर वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण दोहराई है। बताइए, जल स्वावलंबन अभियान का कौन सा चरण किया गया है? 1.1, 2.0, 3.0, 4 पॉइंट, ऐसे देगा वो शानदार ऑप्शन। राज्य सरकार ने प्रदेश को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री बजट है ये, है ना, लेखानुदान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जन सहभागिता सुनिश्चित कर बावड़ियों, खंडीन, तालाबों, झालरा, कुएं, नाड़ी, झीलों आदि परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण एवं उन्हें पुनर्जीवित करना है। अभियान के तहत 11,200 करोड़ रुपए की राशि से 11,200 करोड़ की राशि से 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 11,200 है ना, 11,200 आगामी 4 वर्षों 20,000 गाँवों में 5 लाख। इस वर्ष 5,000 से अधिक गाँवों का चयन, वर्ष 2024-25 में 5,135 गाँवों का चयन किया गया है। कितने गाँवों का चयन किया गया है? 5,135। अभियान के तहत 11,200। अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो वो दे सकता है 11,200, 11,300, 11,400, 11,500। बताइए, स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 11,200। 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख। इस वर्ष 5,135 गाँवों का चयन किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल ग्रहण विकास घटक में स्वीकृत ग्राम प्राथमिकता से ले लिए गए हैं। साथ ही अन्य विभागों की योजनाओं के साथ कन्वर्जेस कर कार्य योजना तैयार की गई है। जिला स्तरीय समिति में इस कार्य योजना का अनुमोदन जनप्रतिनिधियों से करवाकर कार्य संपन्न किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रशासनिक और जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए नोडल विभाग बनाया। दोबारा से देख भाई, ये आएगा है ना। जिला स्तरीय समिति में इस कार्य योजना का अनुमोदन जनप्रतिनिधियों से करवाकर कार्य संपन्न किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, है ना, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रशासनिक और जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रशासनिक और जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के जरिए
नोडल विभाग बनाया गया है? ये पूछ सकता है वो। बताइए 2.0 के तहत, जल अभियान 2.0 के तहत किसको नोडल विभाग बनाया गया है? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर योजना के क्रियान्वयन तो नोडल अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर कौन होंगे? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है ना, नोडल अधिकारी। राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जल संसाधन, वित्त, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयोजना, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, वन व पर्यावरण, उद्योग, कृषि तथा राजस्व मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही मुख्य सचिव कृषि, वन एवं पर्यावरण, वित्त, उद्योग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, आयोजना, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व दो विषय विशेषज्ञों को भी। राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति, राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति पूछ सकता है वो। बताइए निम्न में से कौन राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति में नहीं है या फिर है? सभी आ गया मैं तैयार। सदस्य बना गया है जो इस अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुचारू क्रियान्वित सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक पर उपखंड अधिकारी, ग्राम स्तर पर सरपंच समिति के अध्यक्ष होंगे। कोई दिक्कत? कोई नहीं, है ना। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर है, ब्लॉक पर उपखंड अधिकारी है, ग्राम पंचायत पर सरपंच। कौन कौन है इसमें? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जल संसाधन, वित्त, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आयोजना, जनजातीय क्षेत्र विकास, वन एवं पर्यावरण, उद्योग, कृषि, राजस्व मंत्री इसके सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही मुख्य सचिव कृषि, वन, पर्यावरण, वित्त, उद्योग, जनजातीय क्षेत्र विकास, आयोजना, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व दो विषय विशेषज्ञों को भी। गांवों के चयन की प्रक्रिया, राजस्थान सरकार जल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश भर में गांवों को जल उपलब्धता की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। इस क्रम में MJSA MJSA 2.0 के तहत इस वर्ष राज्य के 349 ब्लॉकों में 1,50,000 परियोजनाओं का चयन कर 349 ब्लॉक में आराम से भैया देखें। इस क्रम में MJSA 2.0 के तहत इस वर्ष राज्य के 349 ब्लॉक में 1,50,000 परियोजनाओं का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपादित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति SLSC है ना द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में चयनित गांवों का चयन कर कार्य किए जाएंगे एवं राज्य सरकार द्वारा जल ग्रहण आधारित बजट घोषणा वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों का चयन वारानी कृषि क्षेत्र, मनरेगा के एक्टिव जॉब कार्ड, भूजल स्तर, टैंकर आपूर्ति वाले गांव, BPL सूचकांक, अकाल प्रभावित, अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत, लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत, जल जीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हो सकने वाले गांव, फ्लोराइड प्रभावित, SRSAC जोधपुर द्वारा तैयार वाटर शेड एटलस में दी गई जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता का अनुसार किया जाएगा। SRSAC जोधपुर द्वारा तैयार वाटर शेड एटलस में दी गई जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। वाटर शेड एटलस में दी गई जलग्रहण क्षेत्रों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।
SRSAC, यानी कि ये एटलस जारी करता है क्या? जोधपुर द्वारा तैयार वाटर शेड एटलस, देख लेंगे इसको हैं। अभियान में किए जाने वाले कार्य: जल ग्रहण यानी कैचमेंट क्षेत्र उपचार, डीप कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेज डीप CCT, कंटिन्यूस कंट्रेचेज CCT, स्ट्रिगर्ड ट्रेंचेज फॉर्म पॉन्ड छोटे बांध यथा मिनी पर लोकेशन टैंक MPT, अर्धन चेक खंडी जोहर टाका निर्माण एनिकट पक्का चेक डैम गेबियन कंटूर फील्ड बंड डाई स्टोन मेसनरी पॉन्ड गली प्लग लूज स्टोन चेक डैम PRT टिक्की चल होज खेत तलाई सकल पौंड तालाब तलाई। इतने हैं भाई। जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, नाल उपचार, और जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढ़ाना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 हेतु जिला संचयन कार्य योजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जाएगी। प्रतिवेदन के भौगोलिक सूचना तंत्र GIS रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया जाएगा। परियोजना तैयार करने से पूर्व मोबाइल ऐप के माध्यम से क्षेत्र का सर्वेक्षण कर समस्त कुओं ट्यूबवेल जल संग्रहण ढांचों हैंडपंप आदि जियो टैग किया जाएगा। टैगिंग के समय ग्रामवासियों के साथ रखा जाएगा। रात्रि चौपालों समूह चक्रों में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अनुमोदित DPR को ग्राम सभा में ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्राप्त सुझावों के साथ DPR ब्लॉक स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी। कार्य की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में चयन से लेकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी होने तक समस्त समीक्षा नोडल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना के आधार पर की जाएगी। GIS तकनीक के द्वारा रियल टाइम बेसिस पर समीक्षा हेतु सभी जल संग्रहण कार्यों के अक्षांश एवं देशांतर मैप फोटोग्राफ स्मार्ट मोबाइल फोन आधारित ऐप से रियल टाइम बेसिस पर अपलोड किए जाएंगे। राज्य स्तर पर जिला स्तर से नामांकित कार्मिकों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान दिए गए सुझावों को जिला कलेक्टर द्वारा उनके अनुपालन और संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करवाई जाएगी। जोहड़, बावड़ी, अब इसमें कुछ लगा है क्या है जो अपने लिए हो? इसमें तथ्यात्मक ही क्वेश्चन आएंगे कि बताइए संबंधित है या नहीं है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से संबंधित इनमें कौन सी कथन सत्य है, इस प्रकार का आएगा। अभियान में किए जाने वाले कार्य: जल संग्रहण ढांचों की क्षमता बढ़ाना, गांवों के चयन की प्रक्रिया MJSA, हर 5,000 से अधिक गांवों का चयन, राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति। बताइए राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति में निम्नलिखित में कौन नहीं है? यहाँ पर है जल सहजनी की नीति, अब प्रदेश की नीति। आकार ले रहा मरुधर का कुशल भविष्य, भागीरथ की भूमिका में मुख्यमंत्री। देखिए मार्शल तक नीचे भाई। निरीक्षण किया जा रहा है।
क्या है हेडिंग? अकाल लहरा मरुदारा का खुशहाल भविष्य, भगीरथ की भूमिका में मुख्यमंत्री, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, पीकेसी एनआरसीपी थी ना, जो ये बन गई है पीकेसी। जल के बारे में ज़्यादा है यार, पूरा जल ही जल है। पंचायत मौसम सेवा, इस तरह मिलेगी मौसम की जानकारी, मौसम पर उपलब्ध होगी जानकारी। पंचायत मौसम सेवा के नाम, मौसम के हाल के साथ कृषि सलाह भी। 30 वर्ष बाद शेखावाटी की उम्मीदों को मिले पंख। 1994 का समझौता, हरियाणा के ताजेवाला हेड से सीकर चूरू झुंझुनू भीमताना को मिलेगा यमुना का पानी। दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग का सचेत इतिहास। आगे चलते हैं ना। सहज योग, कुंडलिनी शक्ति का परम शक्ति से जुड़ाव। हस्ताक्षर, नवयुग निरंतर। राष्ट्र प्रथम लक्ष्य के साथ विकसित भारत की शपथ। इकहत्तर सदस्य भाई। काफ़ी शानदार सीन है।
धोती में, ये शायद तमिलनाडु का है। ये उपराष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, ये प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह है, ये अजित डोभाल है, ये मध्य प्रदेश के पहले मामा नाम से बुलाते थे शिवराज सिंह चौहान है, ये अमित शाह है, गडकरी, और बस इनको ही जानते हैं। ये यूपी का है, क्या नाम है वो, ध्यान नहीं आ रहा ना। अनुराग ठाकुर। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। पड़ोस प्रथम नीति। शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित पड़ोसी देशों के प्रतिनिधि, वहीं से श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, प्रधानमंत्री नेपाल, बाएं से प्रधानमंत्री नेपाल। फिर श्रीमती शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, श्री मोहम्मद मुइज राष्ट्रपति मालदीव, श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भारत, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भारत, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, श्री रानिल विक्रम सिंघे राष्ट्रपति श्रीलंका, श्री अहमद अफीफ उपराष्ट्रपति सेशल्स। फिर श्री प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री मॉरिशस, श्री शेरिंग टोब्गे प्रधानमंत्री भूटान। पूछ सकता है, बताइए निम्न में से कौन शपथ ग्रहण समारोह में नहीं था, यहाँ पर बुलाए गए थे। जब देख दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नेपाल, श्रीमती शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, श्री मोहम्मद मुइज राष्ट्रपति मालदीव है ना, राष्ट्रपति मालदीव श्री मोहम्मद मुइज। फिर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भारत, राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर रानिल विक्रम सिंघे राष्ट्रपति श्रीलंका, श्री अहमद अफीफ राष्ट्रपति सेशल्स, यानी कि सेशल्स, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान है ना, और ये मॉरिशस और भूटान। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, इनको तो अलग से देख लेंगे यार। देश आवाज़ के साथ बुलंद प्रदेश की आवाज़। संसद में राजस्थान,
राजस्थान हाउस दौरा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को कार्यों में और अधिक गति लाते हुए तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि समय सीमा के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। राजस्थान हाउस दौरा। युवाओं का बड़ा विश्वास। यूपीएससी परीक्षा 2023 में राजस्थान से चयनित युवाओं ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। यूपीएससी परीक्षा 2023 में काफ़ी मेहनत करी है भाई इन्होंने। आगे चलते हैं। कोई योजना नहीं लग रही है। अरे माँ के साथ एक पेड़ माँ के नाम, ये पढ़ चुके हैं अपन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है। धूप में गमछा बांध देसी अंदाज में दिखे मुख्यमंत्री। अंगदान ऑनलाइन रजिस्टर में राजस्थान अव्वल। कौन से अंगों का दान किया जा सकता है? इन प्रतिवासियों ने बढ़ाया गौरव। सुरक्षित प्रदेश, सुरक्षित विवाह, सुरक्षित महिला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। फिर महिला उत्थान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। नहीं, कोई नहीं, वही है माँ वाउचर योजना। आम नहीं, बेहद खास है बांसवाड़ा का आम। फलों के राजा। 18 स्थानीय और 28 ख्यातनाम प्रजातियों की पहुँच देश भर में। अपने व्यंजय शिल्प स्थापित और अनूठी परंपराओं के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध राजस्थान का दक्षिणांचल बांसवाड़ा जिला अपनी प्राकृतिक विविधता और वृक्षारोपण के लिए जाना पहचाना जाता है। और जब प्रकृति के अनुपम उपहार फलों की बात की जाए तो गर्मियों में आने वाले आम का नाम खास है। बांसवाड़ा का आम।
पाकिस्तान की नूरजहाँ और 2.5 किलो का डायमंड हुई। मैंगो फेस्टिवल से मिली आम को पहचान। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल 7 जून से 9 जून 2019 तक बांसवाड़ा मैंगो फेस्टिवल 2019 के नाम से आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पैदा होने वाले आम की स्थानीय और उन्नत किस्मों जनसम्मान को रूबरू कराना। राजस्थान का पहला मैंगो फेस्टिवल 7 जून से 19 जून 2019। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पैदा होने वाले आम की स्थानीय और उन्नत किस्मों से जनसम्मान को रूबरू कराना, किसानों को आम के बगीचे लगाने के लिए प्रेरित करना तथा उद्यमियों को आम प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इनके साथ ही मैंगो हब के रूप में विकसित हो रहे बांसवाड़ा जिले का नाम राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की सोच भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में जो सफल रही। लॉकडाउन में घर घर पहुंचाया आम। कुशल प्रबंधन से हर घर बिजली। अर्जित किया बेहतर प्लांट लोड फैक्टर। मुख्यमंत्री प्रयासों से 400 मेगावाट अनावंत बिजली राजस्थान को। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। मरुधारा की तस्वीर और तख्तीत बल रही प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से शुरू हुई थी। 8 मार्च 2019 को योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें आय का एक अतिरिक्त एवं मजबूत स्रोत मुहैया करवाने के साथ साथ कब शुरू की गई थी? 8 मार्च 2019। 8 मार्च 2019। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के त्वरित फैसले 1.5 लाख करोड़ से अधिक का होगा निवेश। फोटो अलग है, तथ्य वही है। कोटपुतली के गांव भावलोजी में वह सौर ऊर्जा का महाअभियान का सूर्योदय। सबर रही किसानों की किस्मत। राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील भौलौजी गांव में 1 अप्रैल 2021 को ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ। परियोजना की स्थापना के लिए विद्युत क्रय अनुबंध गत 2 सितंबर को जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा देवकरण यादव ने मध्य 25 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। भालौजी गांव में इस परियोजना का निर्माण 3.5 एकड़ भूमि पर किया गया। 1 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण लगभग 3.70 करोड़ की लागत से किया गया। जब यही आएगा भालौजी का है, भालौजी कोटपुतली के गांव भालौजी में हुआ सौर ऊर्जा महाअभियान का सूर्योदय। कोटपुतली के गांव भालौजी में हुआ सौर ऊर्जा अभियान का सूर्योदय। कोटपुतली के गांव भालौजी में हुआ सौर ऊर्जा अभियान का सूर्योदय। भालौजी। सबर रही किसानों की किस्मत। योजना के तहत ये काम का है। सबर रही किसानों की किस्मत। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीन व नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना संचालित है। कुसुम योजना के तहत जिन कृषकों के विद्युत कृषि कनेक्शन स्थापित नहीं है तथा डीजल आधारित पंप सेट पर निर्भर है, उन कृषकों हेतु कंपोनेंट बी के तहत ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पंप संयंत्र कृषकों के खेतों पर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत आवेदक को 60% अनुदान का प्रावधान है। जिसमें से 30% अनुदान राज्य तो 30% अनुदान केंद्र है, यानी कि 60 का मतलब 30 राज्य देगा, 30 केंद्र देगा, 40 स्वयं देगा। 60 है ना, जब 30 प्लस 40 ये है 30 राज्य का, 30 केंद्र का और 40 खुद का कैंडिडेट का।
साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 45,000 रुपये प्रति कृषक प्रति संयंत्र अनुदान का भी अतिरिक्त प्रावधान किया गया। 45,000। राजस्थान में अब तक 11,05,65 सोलर पंप की स्थापना की गई है। 11 लाख। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर तथा फलोदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। जब खाका लगेगा ये एक तो लगेगा कहाँ, बीकानेर जिले में है ना। 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर और फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। फलौदी जोधपुर में और बीकानेर में 2 जगह लग रहे हैं ये, एक में तो एनटीपीसी है और एक में और है कोई सी। ये है देखिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। बीकानेर जिले में 1,000 मेगावाट के 2 तथा 450 मेगावाट के एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। बीकानेर जिले में 1,000 का है 2 तथा 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय केंद्र सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे। साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भरना में भूमि आवंटित। ग्राम बड़ला में भूमि आवंटित को मंजूरी दी है। बड़ला में फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम बड़ला में। ये इम्पोर्टेंट है यार, तो बार देख ले। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर व अग्रणी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्क की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर है ना, ये 3 ये बीकानेर में और फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी, यानी इसके पास ज़्यादा है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट पास 3 है और ये एनटी के पास में 300, यानी कि एक है इसके पास में। और बीकानेर जिले में 1,000 मेगावाट के 2 तथा 450 मेगावाट के एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। 3 ही बीकानेर में होगा, जिनमें 1000 के 2 और एक 450 का, और फलौदी में 500 मेगावाट का। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय केंद्र सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे। साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भरला में फलौदी बाप तहसील ग्राम भरला में आवंटन की मंजूरी दी है। तो 2% की कट रही थी, आमजन को मिली राहत। 2.5 महीने में 90% तस्करी के मामलों में गिरावट। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये कौन सा है? समाचार पत्र का नाम, मुद्रक का नाम, संपादक का नाम, फिर पीएम श्री विद्यालय। पीएम श्री विद्यालय पहले भी आ चुका है।
पहले ही आ चुका है, चल देख लेते हैं। प्रदेश में पीएम श्री योजना में संचालित विद्यालय गुणवत्ता सम्मान समावेश शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में संचालित 402 है। विद्यालयों के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा परिणाम इस योजना की सफलता की मानगी है। पीएम श्री योजना में सत्र 2023-24 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय में 98% से अधिक, 98% अधिक, कला संकाय में 97% से अधिक और वाणिज्य संकाय में 99% अधिक उत्तीर्ण हुए। पीएम श्री योजना में सत्र 2023-24 में उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय में 98, कला संकाय में 97, वाणिज्य संकाय में 99% से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस योजना का उद्देश्य आनंददायी वातावरण में विद्यार्थियों के साथ खेल आधारित पूछताछ, खोज, उन्मुख, विद्यार्थी केंद्रित, समग्र एवं एकीकृत शिक्षण विधियों का प्रयोग कर उनके अद्यतन कौशल से सुसज्जित, समग्र व सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सत्र 2023-24 में पीएम श्री योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित 402 विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम के अंतर्गत उच्च माध्यमिक परीक्षा के विज्ञान संकाय के कुल, ये डाटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़। सपना के सपनों को मिले पंख। डींग जिले की सीकरी तहसील के एक छोटे से गांव इमलारी की हरिजन बस्ती की रहने वाली सपना कुमारी ने सत्र 2023-24 में कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड में परीक्षा में 84.17% प्राप्त कर विपरीत परिस्थितियों में रहकर सफलता की हानि लिखी। सपना ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि प्रयास मन से किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। प्रयास मन से किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। प्रयास मन से किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सपना ने यह सफलता निवास से 2.5 किमी दूर स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुलपाड़ा में अध्ययनरत रहकर प्राप्त की। काफ़ी है यार, 84.17 प्राइवेट में भी नहीं बनती है स्टूडेंटों की। सपना एक छोटे से घर में 4 भाई बहन, माता पिता समेत कुल 6 लोगों के साथ निवास करती है। सपना का परिवार साफ सफाई का काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। पढ़ाई का बहुत सारा समय घर के कामों में निकल जाता है, जिससे पढ़ाई के लिए दिन में बहुत कम समय निकल पाता है। माँ के काम न कर पाने के कारण सपना को साफ सफाई के पारिवारिक कार्य तथा अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाना पड़ता है। इस सब के बावजूद सपना का कक्षा 8 के साथ होने वाली NMMS परीक्षा में चयन हुआ। यह सपना के पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सपना पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। सपना की पढ़ाई के लिए प्रति इस लगन को देखते हुए सपना की विद्यालय फीस, बोर्ड परीक्षा फीस, यूनिफॉर्म, नोटबुक, पेन व अन्य पाठ्य सामग्री विद्यालय स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। निश्चित ही पीएम श्री विद्यालय विद्यार्थियों की 21वीं सदी के कौशल से सुसज्जित कर भविष्य के नागरिकों के रूप में निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएम श्री महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गुलपाड़ा धरोहर श्री मंदिर पूंचरी का लौटा गोवर्धन श्री गिरिराज श्री गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं। परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर नवगठित डींग जिले में आता है। इसमें पूंचरी का लौटा मंदिर पड़ता है। राजस्थान के श्रद्धालु पूंचरी का लौटा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। राजस्थान के श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वे पूंचरी का लौटा के दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाएं। इसके आसपास अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान, द्वापर के बुधमंगल और कलयुग के पूंचरी का लौटा है। इन्हें श्री गिरिराज महाराज के चरण भी माना जाता है। स्थानीय कहावत है, धन्य धन्य पूंचरी की लौटा, अन्न खाए न पानी पिए पड़ी रहे सिलौटा। मैं इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, जिनके अनुसार धन्यवाद है पूंचरी के लौटा
को जो अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते और शिला की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। बड़ा बाघों का कुनबा। विश्वविख्यात अलवर स्थित सरिस्का अभयारण्य बाघों के बढ़ते कुनबे के कारण अब बाघों की समृद्ध नर्सरी के रूप में विकसित हो रहा है। हाल ही में बाघन ST17 के द्वारा 3 नए शावकों को जन्म देने के बाद वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों का कुनबा 43 हो गया। कितना हो गया है? 43 हो गया। कहाँ की बात है ये? सरिस्का की। ST17 ने कितने शावकों को जन्म दिया है? 3 शावकों को जन्म किसने दिया है? बाघन ST17 ने। 17 ने 3 को जन्म दिया, यानी ST17 ने। वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों का कुनबा 43 हो गया, यानी 43 बाघ हो चुके हैं, जिसमें 11 नर है, 14 मादा है, 18 शावक है। 11 नर, 14 मादा, 18 शावक, कुल 43। तथा इन शावकों में 13 का जन्म पिछले 4 महीनों के दौरान हुआ। यहाँ की आबोहवा बाघों के फलने फूलने के लिए उपयुक्त है। यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन व पानी की उपलब्धता है, जिससे यहाँ के बाघ लंबी उम्र भी जी रहे हैं। जहाँ बाघों की औसत आयु 12 से 15 साल मानी जाती है, वहीं सरिस्का में बाघ 15 से 19 साल का औसत जीवन जी रहे हैं। बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई सरिस्का में? 43। 3 शावकों को जन्म किसने दिया है? ST17 ने, बाघन ने। 11 नर है, 14 मादा है, 18 शावक है। 11, 14, 18। इसमें कोई दम वाली बात नहीं थी कि यार, ये जो ये ना मार्च अप्रैल मई जून की ये जो सूजस है, इसमें कोई खास में नहीं कि हाँ भाई ये हुआ ये हुआ, नहीं। और ये डांटे वही है जो जनवरी फरवरी में थे ना, वही, बस फोटो अलग है। वाह वाउचर योजना वही है। और ये कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये एक पेड़ माँ के नाम, ये देख लिया। 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और कोई योजना नहीं, कोई स्कीम नहीं है ना, जिनके बारे में पढ़ें। फरवरी जून में है। आगे चलते हैं। चल छोड़, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, इसका अलग वीडियो बना देंगे, और कोई इसमें खास नहीं है। फिर ये योग है, इससे कोई लेना देना है नहीं है। आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वही देखना है अपन को। 30 वर्ष बाद शेखावाटी को उम्मीदकों को मिले पंख। 1994 में हुआ था समझौता। हरियाणा के ताजेवाला हेड से सीकर चोरू झुंझुनू में नीम कथानों को मिलेगा यमुना का पानी। ये पढ़ चुके हैं इसको पहले।
अब वही डाटा है जनवरी फरवरी का ही। मौसम विभाग जरूर अलग है। मौसम ऐप पर भी उपलब्ध होगी जानकारी। ग्रीन अलर्ट वेब पोर्टल के अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग के मोबाइल ऐप मौसम के माध्यम से किसान आमजन मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप पर किसानों को सिर्फ स्थान का नाम लिखना होगा या क्षेत्र का पिन कोड डालना होगा। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर उसके क्षेत्र के मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। इसमें अधिकतम न्यूनतम तापमान आर्द्रता तथा हवा की गति को कवर किया जाएगा। साथ ही गंभीर मौसम के लिए अलर्ट भी जारी होगा। अब तक देश भर के सभी जिलों को 1200 शहरों और कस्बों के लिए सभी प्रकार के गंभीर मौसम के लिए नॉक आउट कर दिया गया है। नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा इनसे यार। पौष की मावट, माघ की मावट, नहीं कोई क्वेश्चन देखा भी नहीं है अपन ने। शानदार सीन है। जाखम बांध है ये, जाखम बांध है। जाखम बांध पढ़ लेते हैं। पक्षियों की चहचहाट, पर्वतों का फैलाव, मानसून में बादलों की अद्वितीय छाया के बीच जाखम बांध एक बेहद दृश्य प्रस्तुत करता है। काटल प्रदेश में घने जंगलों और इसके किनारों पर असंख्य झाड़ियों के साथ बारहमासी जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य की प्राथमिक जीवन रेखा है। यह माया नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी पर जाखम बांध बना है जो प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में स्थित है। दोबारा से देख लें। पक्षियों की चहचहाट, पर्वतों का फैलाव, मानसून में बादलों की अद्वितीय छाया के बीच जाखम बांध एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। काटल प्रदेश में जन्मे काटल प्रदेश के घने जंगलों काटल प्रदेश में घने जंगलों और इसके किनारों पर असंख्य झाड़ियों के साथ बारहमासी जाखम नदी 12 महीना बहती है भाई। जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य की प्राथमिक जीवन रेखा है। जाखम नदी किस नदी की जीवन रेखा है? जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य की। जाखम नदी किस प्रकार की नदी है? बारहमासी। सीता माता अभ्यारण्य की प्राथमिक जीवन रेखा है। यह माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यानी कि माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? जाखम। किस प्रकार की है? बारहमासी है। किस अभ्यारण्य को पानी मिलता है? यानी कि प्राथमिक जीवन रेखा है सीता माता अभ्यारण्य की। जाखम किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी है। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? माही नदी की जाखम। इस नदी पर जाखम बांध बना है जो प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में स्थित है। ठीक। बांध का जलग्रहण क्षेत्र
प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में स्थित है। प्रतापगढ़, जब ये बता चाकम है ना, जब चाकम किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। चाकम माही की। चाकम सीता माता अभ्यारण्य की जीवन रेखा है। चाकम बांध बना है जो प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में स्थित है। अनूपपुरा गांव में बांध का जल ग्रहण क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु की स्थिति माता है। उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु का जल ग्रहण क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु की स्थिति माता है, जिसमें जुलाई सितंबर के महीनों के दौरान अपेक्षाकृत उच्च आर्द्रता के साथ हल्की सर्दी और हल्की गर्मी होती है। जाखम बांध पर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह है प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में धरियावाद से लगभग 30 किलोमीटर और प्रतापगढ़ शहर से लगभग 35 किमी दूर स्थित है। यह बांध क्षेत्र की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना का उद्गम है। लगभग 30 किमी और प्रतापगढ़ शहर से लगभग 35 किमी दूर स्थित है। यह बांध क्षेत्र की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना का उद्गम है। बांध तक जाने का मार्ग भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बना देता है। यह मार्ग के दोनों ओर आम, सागवान, पलाश सहित कुछ अन्य वृक्ष देखे जा सकते हैं। जाखम परियोजना जनजातीय क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई का लाभ प्रदान करती है और जिले के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाकर उनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाती है। जाखम परियोजना जनजातीय क्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, जिससे जनजातीय क्षेत्र हजारों कृषक लाभान्वित हुए हैं। पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र जाखम बांध प्राकृतिक सौंदर्य में समृद्ध होने के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। मानसून के साथ जब जाखम बांध की खूबसूरती अपनी पराकाष्ठा पर होती है, तब यहाँ सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। यह यहाँ आने वाले पर्यटकों को समुद्र तटीय पर्यटन स्थल जैसा दृश्य प्रस्तुत करता है। बांध के पास जाखम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एक अनोखा दृश्य है। जाखम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एक अनोखा दृश्य है और अनुभव प्रदान करता है। विभिन्न वन्यजीवों और पक्षियों को देख पाना यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है। इसके अलावा जिले के छोटी सादड़ी उपखंड में स्थित भंवर माता, धरियावाद उपखंड में झरनी माता स्थित झरना, केसरियावाद तालाब आदि भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा छोटी सादड़ी उपखंड में स्थित भंवर माता, धरियावाद उपखंड में झरनी माता स्थित झरना, केसरियावाद तालाब आदि भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये जाखम बांध है भाई। जाखम बांध है। जाखम बांध अब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थोड़ी है कोई इसमें, तकनीकी से दूर है और कोई नहीं है। 19वीं सदी में हो गई 3 नदियों को जोड़ने की पहल। देवास परियोजना अब तक उदयपुर शहर की तत्कालीन पेयजल आपूर्ति मांग सुनिश्चित करने हेतु 1973-74 में देवास प्रथम गोराणा बांध का निर्माण किया गया, जिसकी सकल क्षमता 120 MMCAPT है। इसका अलग ही वीडियो बना देंगे सैप, जैसे कि समझने में आसानी हो। ठीक है ना। ये देवास परियोजना इम्पोर्टेंट भी है ये।
अकाले राम मरोदरा का खुशहाल भविष्य। तो चलिए, ये हो गई पौड़ी। इसमें कोई खास वो नहीं लगा अपन को कि चल भाई यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है क्या, जो हर दिन आते हैं ना, हर दिन ये अपलोड करते हैं, उनके समाचार होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें काफ़ी योजना होती है, स्कीम होती है और डिटेल होती है। अब ये ले 4 महीने की कर दी, 1 महीने में पूरी, 1 घंटा में। अब ऐसे नहीं है, इसमें क्या है कि फ़ोटो अलग किया है, डाटा वही है और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।